हर्षित आ गया, इशिका, सक्षम, तारिक, विभूति। ठीक है, चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं। बाकियों के लिए बहुत ज्यादा देर तो वेट नहीं कर सकते हम, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। सर लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू अबाउट द रिलेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स विद द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिलेशन बताया था कंजर्वेटिव फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का, इफ यू डू रिमेम्बर। ठीक है, और मैंने आपसे ये बोला था कि आप अगर पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्टेंस h के टर्म्स में हो या x के टर्म्स में हो या वो y के टर्म्स में हो, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको गिवन है, जिस डिस्टेंस के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी गिवन है उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दो, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मतलब है सर? बात समझे सर? सुन ले जरा से जल्दी से। मान लो सर मैंने आपको बोला पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो अभी मैंने लिखा है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। किसकी पोटेंशियल एनर्जी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे? स्प्रिंग की, है ना। ये हम ड्राइव करेंगे रिजल्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये रिजल्ट हम ड्राइव करेंगे। अभी जस्ट मैं इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं टू टेल यू अबाउट द फोर्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, या यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फोर्स विथ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए सर, हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होगा सर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। तो इस केस में अगर फोर्स की वैल्यू मैं लिखूं तो दिस माइनस 1/2 इंटू के इज अ कॉन्स्टेंट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे बच्चों, आप सबको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इतना तो आना ही चाहिए, बेसिक सा, है ना। अगर यस किसी सर। को इशू हो तो पूछ लिया करो, वैसे ये इतना बेसिक सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्लीज अब आना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो फिर इशू हो जाएगा, फिर आप फिजिक्स सीख नहीं पाओगे। तो एनीवेज, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन बता रहा है मुझे? 2x। हु विल? वेरी गुड, 2x। तो सर 2 and 2 कैंसल्स आउट, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फोर्स मैंने लिखा है, यस हर्षित, वेरी गुड, ये जो फोर्स मैंने लिखा है, ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। हम आगे अभी बात करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस पे बात करूंगा अभी, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, आई डिड दिस, मैंने ये काम करा है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? चलो सर, ये तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पता है तो you can find the value of conservative force just by differentiating that potential energy with respect to the distance। आपको कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर है? अगर वी गो अदर वे, मतलब कि अगर मुझे फोर्स पता है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या करूंगा सर? समझ रहे हो? ये तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी पता है तो फोर्स निकालने के लिए आपने क्या किया? तो आपने सिर्फ उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दिया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब अगर मैं आपसे कहूं, यस वेरी गुड हर्षित, अगर आपसे इंटीग्रेट। इसका, वेरी गुड, अगर उल्टा कह दूं कि सर अगर आपको फोर्स पता है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट, राइट? क्यों? देख लो भाई, हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू होता है मेरे बच्चों माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप ऐसे लिख लो, ये एक तरीका है। या फिर अगर बोथ साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना तायरा, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन, माइनस से आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यू आई माइनस ऑफ यू एफ इज इक्वल टू एफ डी एक्स एक्स आई एक्स एफ। तुम्हें समझ में आई बात? दोनों दोनों तरीके से आप लिख सकते हो बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अगर आप प्लस राइट साइड पे आप प्लस के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल। अगर राइट साइड पे आप नेगेटिव साइन के साथ लिखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल।
दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे? आई विल कम टू द एग्जांपल, पहले आप इसको नोट करो। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो। अलवीरा, वेलकम, वेलकम बैक। अलवीरा जी, Yes, sir. वेलकम बैक। Thank you, sir. अच्छा, एंड फॉर हाउ लॉन्ग विल यू बी विथ अस बिफोर यू डिस्कनेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम? कितने दिन तक के लिए हैं आप, या आप रेगुलर हैं आप? So जब तक क्लास चलेगी। नहीं नहीं, आज की क्लास जब तक चलेगी तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ। मतलब पूरे, मतलब जब तक हमारा सिलेबस चलेगा तब तक की बात कर रही हैं आप? Yes, sir. होप सो। ठीक है, चलिए, आपको अल्लाह तौफीक दे, ऊपर वाला आपको तौफीक अता फरमाए कि आप तब तक रहें। चलिए साहब, बाकी लोगों सबने नोट कर लिया? बच्चों मेरे प्यारे बेटे, सबने नोट कर लिया? यस एग्जाम्पल लूं? चलो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आपको ना पोटेंशियल एनर्जी निकालने का भी तरीका पता चल जाए, फिर आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो इसको इरेज कर दो। सुनो, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 2x²। भाई सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा और वो आना चाहिए, इसीलिए जो मैंने वैल्यू ली है ये भी बहुत सिंपल सी वैल्यू ली है ताकि आप इंटीग्रेट आसानी से कर सको। सर मैंने आपसे बोला कि देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सर ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा कि इफ द बॉडी इज टेकन टू बी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। आपसे ये भी बोला साथ साथ कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, ठीक है, और बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बी पॉइंट इज 2,0। आई बात समझ में? इसका मतलब पार्टिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। 0 से लेके वहां तक आपने पार्टिकल को मूव करा है जहां पर x की वैल्यू कितनी हो गई है 2। तो आपको बताना है कि जिस पॉइंट पे मैंने पार्टिकल को पहुंचाया है उस पॉइंट पे व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 10 जूल्स। ट्राई करोगे आप? यस सर। कर सकते हो ना? करो बेटा, करो मेरे प्यारे लाल। use the formula and find the result. Saksham has got the answer as 14/3. Harshit has got the same answer, 14/3. Good. और कोई? जानवी वायर अभी कनेक्ट नहीं है। जानवी, Tahira has also got 14/3. चलो गुड। तो 3 of you have got this answer 14/3। बाकियों के लिए मैं बता देता हूं ताकि मैं इसको आगे फिर सॉल्व, आगे की चीजें हम डिस्कस कर सकें। दैट इज व्हाई आई विल सॉल्व इट फॉर यू। जिनसे नहीं हुआ है वो इसको देखें। सर f इज इक्वल टू 2x² है सर, विदाउट एनी डाउट f इज इक्वल टू 2x² है। वेरी गुड जानवी। व्हाई आर यू लेट जानवी? जानवी व्हाई आर यू लेट?
Janvi, kindly respond. Why are you late? Due to net problem. Better try to sort out your net problem. Try to fix it so that you don't get late in every class, because every day you miss out something. So you have already missed a formula that I have just told the other students. Okay, if the force is given, then how will you find the potential energy? So I am coming to that formula only. I had already given a question to the students, and that question was, if this point is A and the coordinate of this point is 0, 0. So what was the potential energy here, beta? Potential energy at A was 10 joule, right? और दूसरा वाला पॉइंट, इस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना था. द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2,0. वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट. और मैंने आपसे ये बोला कि द फोर्स इन दिस रीजन इज 2x². आई गॉट द आंसर ओनली फ्रॉम द 3 स्टूडेंट्स. सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया. द आंसर which I have got this answers from Saksham, Harshit, and I have got this answer from Tahira. Although जबकि इस क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट मैं सिखा चुका हूं अभी, but I have got answer only from the 3 of the students. बाकी लोगों को या तो ये समझ नहीं आया, या बाकी लोग चाहते नहीं है कि मेहनत करें. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. खैर, मुझे अब उससे मतलब नहीं है. मुझे बात इससे मतलब है कि बेटा बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा. तो यू कुड हैव ट्राइड दिस प्रॉब्लम. ठीक है, सिर्फ 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये. एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. और क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो एवरीवन शुड ट्राई दैट क्वेश्चन. तभी तो आपको अपनी गलती पता चलेगी कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या नहीं कर पाए. ठीक है, खैर यहां पर फोर्स है. तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल इज इक्वल टू एफ डी एक्स फ्रॉम एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल. या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको u फाइनल माइनस ऑफ u इनिशियल करेंगे तो यहां पर माइनस साइन लगाएंगे. ठीक है, या तो ऐसे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u फाइनल माइनस ऑफ u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स. ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, तो खैर मैंने u इनिशियल माइनस ऑफ u फाइनल कर दिया. तो u इनिशियल कितना है? 10. u फाइनल हमें चाहिए f 2x² dx. सर कहां से कहां तक? 0 से 2 तक. तो ये कितना लिखेंगे आप? 10 माइनस ऑफ uf इज इक्वल टू 2 बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 फ्रॉम 0 से 2. इज इट राइट? 10 माइनस ऑफ uf 2/3, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 0. तो uf की वैल्यू 10 माइनस ऑफ 16/3. ठीक है, तो 30/3 that will be equal to 30 minus of 16/3, that is equal to 14/3 joules. This is the right answer which is given by the 3 of the students, Harshit, Saksham and Tahira. Good. बाकी लोग इसको नोट करो. Janvi, did you understand anything? Janvi? Yes, sir. I came to know that there is a formula in which we are keeping the values. Yes, and where from we have got this formula? Where from we have derived this formula? Can you tell me? Any idea? Any guesses? We have derived this formula from the previous day formula, which was f is equal to minus of du by dx, if you remember, right? That is the rate of change of potential energy is equal to force, है ना बेटा? तो यहाँ से we can write this as du is equal to minus of f dx. If you will integrate both sides with the limits from initial to final, and this is from x initial to x final, Janvi, then you will get this formula as uf minus of ui is equal to minus of f dx from x initial to x final. This is the formula that we have got, right? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि if you know the potential energy and you have to find the force, then you will differentiate the potential energy to get the force. On the other hand, if you know the force and you want to find out the potential energy, then in that case you will integrate according to this equation that I have just written. Clear hai? Yes, sir. Okay, I'll be giving one more question based on this. उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं. ठीक है, एक और बार क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ऐसा, and please everyone, please, it's my request, please try to solve. Okay, the question is this way: force is given as
2x plus of 1. This is the force in a region, right? And the unit of force is Newton, obviously. ये point A है और यहाँ पर we have the coordinates as 2, 0. And the potential energy at this point, potential energy at this point is equal to मान लो 6 joules. Next point is point B, and the coordinate is 6, 0. Right? You have to calculate the potential energy at this point. इसका मतलब समझिए कि कोई particle है which is kept at A initially, and on that particle we have applied a force given by 2x plus 1, and we have displaced this particle from point A to point B. ठीक है, मतलब from the coordinate 2, 0 to the coordinate 6, 0 we have displaced the particle. So my question to you is कि अगर particle has been displaced from the point A to point B, what will be the potential energy of the particle at point B? Because obviously this force will perform some work in displacing the particle. मतलब ये जो force है ये कुछ तो work करेगा ना particle पे, तो जो particle पे work होगा, the whole work will be stored in the particle in the form of its potential energy, right? तो आपको क्वेश्चन ये है सर कि what will be the value of the potential energy at point B? सिंपल सा इक्वेशन आपको मैं बता चुका हूं. Apply that equation and get the result. हर्षित का आंसर आ गया, बाकी और कोई बच्चा? सक्षम का भी आंसर आ गया. इशिका का भी आंसर आ गया. गुड इशिका. और कोई? सर. हाँ जी सर आपने वो जैसे बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो सर उसके आगे नेगेटिव साइन का क्या रीजन होता है? नेगेटिव साइन का इसलिए ये रीजन होता है कि ओके जानवी, नेगेटिव साइन का ये रीजन होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी. सोच के देखो, अगर मान लो, मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल मान लो कि इफ आई रिलीज अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट ऑफ h, राइट, तो इस पे एक mg लगेगा. एंड mg कैसा फोर्स है सक्षम? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव. अब मुझे एक बात बताओ सक्षम, जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सर डिक्रीज. ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ना सक्षम, हाइट डिक्रीज हो रहा है बेटे. यस हर्षित. तो मतलब क्या हुआ कि मैं ये कह सकता हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और वो कब हुआ? जब कंजर्वेटिव फोर्स का हम वर्क कंसीडर कर रहे हैं.
तो व्हेन द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क्स ऑन द बॉडी, ठीक है, टू चेंज इट्स पोजीशन, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझ में आई बात? Yes, सक्षम? ठीक है, इसीलिए हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन लिखते हैं वर्क के साथ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम निगेटिव साइन लगाते हैं, बिकॉज जिस डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? yes sir. भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका वर्क तो पॉजिटिव है बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखोगे? यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल, बट फाइनल इज लेस देन ऑफ इनिशियल, तो डेल्टा यू कैसा आएगा? डेल्टा यू विल बी नेगेटिव। क्लियर? Okay sir. Okay. हर्षित कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हर्षित? नहीं सर, वो गलती से रेज हो गया था। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ठीक है भाई, ये नेगेटिव साइन इसलिए लगता है एनीवेज। अच्छा, यही एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क कर रहा हो तो एक्सटर्नल फोर्स विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। फिर से जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मान लो मैं इस बॉडी को ऊपर ले जाऊं, तो यही मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ दैट वुड बी माय एक्सटर्नल फोर्स। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो इसकी हाइट बढ़ाएगा ये एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब है कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा एक्सटर्नल फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है उस डायरेक्शन में आप ये कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये यू आई और ये यू एफ, तो यू एफ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ यू आई। ठीक है, इसका मतलब यू एफ माइनस ऑफ यू आई इज पॉजिटिव, तो वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स दोनों होते इक्वल हैं बट दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, खैर गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। मैंने ये बोला था यू इनिशियल माइनस ऑफ यू फाइनल के फॉर्म से अगर मैं लिखूंगा तो राइट साइड पे मैं प्लस साइन यूज करूंगा, तो 2x + 1 मल्टी dx, यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम 2 to 6। ठीक है, तो यू आई की वैल्यू आपको गिवन है 6 जूल, माइनस ऑफ यू फाइनल आपको निकालना है, यह इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया है बेटे, और ये भूल जाओगे तो फिर मसला हो जाएगा फिजिक्स में। सबसे पहला स्टेप है मेरे बच्चे कि आपको बीच में प्लस या माइनस साइन है तो यू कैन सेपरेट द इंटीग्रल्स, आप इंटीग्रल को सेपरेट कर लो। तो 6 माइनस ऑफ यू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 को कांस्टेंट है तो एज इट इज रहने दो, x dx का इंटीग्रेशन x²/2। सर कहां से कहां तक? 2 to 6। dx का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक? 2 to 6। तो ऑब्वियसली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिमिट पुट करते हैं, तो 6 माइनस ऑफ यू एफ, इसमें अपर लिमिट पुट करोगे 36 माइनस ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 4, मतलब x में पहले ये रखो फिर उसके बाद ये रखो, प्लस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2। तो सर यहां से यूएफ की वैल्यू क्या आएगी? यूएफ की वैल्यू आएगी 6, यहां पर देखो 36 माइनस ऑफ 4 32, और 32 और ये कितना हो जाएगा? ये फिर से 36। ठीक है, तो यूएफ की वैल्यू माइनस ऑफ 30 जूल। इशिका देखो कहां पे गलती हुई है आपसे बेटे, व्हाई आर यू गेटिंग इट एज 29? इशिका तुमसे गलती हुई है? हाँ, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुई होगी आपसे, तो उसको रेक्टिफाई कर लो। जानवी आपसे भी मिस्टेक हुई है, रेक्टिफाई करो। ताहिरा आपका भी अजूबा सा आंसर आ गया, प्लीज रेक्टिफाई दैट। और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा है वो एक काम कर लें, नोट कर लें। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कम करने की कोशिश करें आप लोग। वो कैसे कम होगी? तो प्रैक्टिस के साथ, जितना आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको कैलकुलेशन की उतनी ज्यादा आदत पड़ेगी, तो उतना कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगा। ठीक है, कोशिश करिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो। चलिए साहब, तो ये आपको पता चल गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो उसको डिफरेंशिएट करके हम फोर्स पता कर सकते हैं, और अगर हमें फोर्स गिवन है तो उसको इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो ये नोट कर लिया हो तो बताइएगा ताकि मैं आगे बढ़ूं अब।
Yes, Alivira, this is work power energy in which we are discussing energy wala portion, and after that we will be discussing power at the end of this chapter. हो गया बेटा, ये नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? तारिक साहब, तारिक भाई गायब हो गए। विभूति नोट कर लिया? विभूति, कैन आई इरेज दिस? चलो, मतलब इरेज कर सकता हूं मैं। एनीवेज, नाउ लिसन टू मी। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखे इसी में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नॉट एनर्जी बट मैकेनिकल एनर्जी। यहां पर वर्ड सिर्फ एनर्जी यूज नहीं हुआ है, वर्ड यहां पर यूज हुआ है मैकेनिकल एनर्जी। और मुझे लगता है कि आपको याद होगा कि आई टोल्ड यू अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस एनर्जी वाला पोर्शन, एंड आई टोल्ड यू देयर कि द sum of kinetic energy and potential energy possessed by a body is simply called as mechanical energy. ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल टेकन टुगेदर इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब देखो सर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? ठीक है, तो पहले तो हम इस बात को शो कर दें आपको, उसके इसको मैं दो तरीके से शो करूंगा। पहले जो मैं शो करूंगा इस कंजर्वेशन को, वो मैं अपने तरीके से शो करूंगा, उसके बाद फिर मैं एक एग्जाम्पल से भी इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, जो बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया होता है उस एग्जाम्पल से भी मैं इस बात को प्रूफ करूंगा। उससे पहले मैं अपने स्टाइल से इसको प्रूफ कर देता हूं, फिर उसके बाद उसका स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। पहले मैं प्रूफ कर दूं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे आता हूं। देखो, हमने एक पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने आपसे ये बोला था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आपसे बोला था। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क, तो वर्क कोई एक ही फोर्स तो वर्क नहीं करेगा। इफ देयर आर मोर देन वन फोर्स, तो देयर विल बी मोर देन वन वर्क डन। जितने फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस इंडिविजुअली बॉडी पे वर्क कर रहे होंगे। किसी का वर्क हो सकता है जीरो हो, किसी का नॉन जीरो हो, बट एज मेनी फोर्सेस यू आर हैविंग, the same number of work you will have. Either some of the work may be zero or may not be zero, but जितने forces उतने work, ठीक है, उतने बार आपको तो ये कैलकुलेशन तो करना है। तो मैंने आपसे बोला था कि वर्क डन, मान लो एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने ले लिया, दूसरा मैंने कंजर्वेट, सी स्टैंड्स फॉर कंजर्वेटिव, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी, a force of a spring is also a conservative force, plus work done by non-conservative force. Non-conservative जैसे friction, non-conservative जैसे magnetic force। तो जनरली तो आपको ये तीन तरह के फोर्सेस मिलते हैं, एक कंजर्वेटिव होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है, एक एक्सटर्नल होता है, और भी कुछ हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं फोर्सेस, जैसे स्यूडो फोर्स भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी पे एक्ट करता हुआ। बट जनरली आपको ये तीन मिलता है, इसीलिए मैं तीन को लिख शो कर रहा हूं। और मैंने आपसे ये बोला था कि दिस होल विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एम आई राइट और रॉन्ग? यही तो था वर्क एनर्जी थ्योरम। ऑफ कोर्स यही था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, the sum of all of these work will be equal to simply the change in kinetic energy। भाई, ये सारे फोर्सेस के जो वर्क का सम है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, ठीक है सर? अगर मान लो कि इस केस में इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड नॉन कंजर्वेटिव इज ऑल्सो जीरो, ठीक है, और भी अगर कोई और फोर्स हो तो वो भी जीरो, ठीक है, इसका मतलब कि अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स एवरी अदर फोर्स इज जीरो। अगर ऐसा हो, मान लो कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारे फोर्सेस जीरो हैं एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो उस केस में देन हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इज इट करेक्ट?
अब मुझे कौन बच्चा बता पाएगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है? Can I replace this work done by conservative force by change in potential energy? Yes, sir. Yes, of course, yes, Harshit. So this will be written as minus of delta U. अभी बताया था कि conservative force potential energy को decrease करता है. So that is why we put a negative sign with change in potential energy. Is it clear? और ये last class में भी ये मैं बता चुका हूँ. Clear है कि work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy. क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. क्या हुआ? शांत क्यों हो गए आप लोग? तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस ऑफ यूएफ माइनस ऑफ यूआई. क्या हो गया? कठिन हो गया क्या? नहीं सर. ये ऐसे लिख सकता हूं. माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यूआई माइनस ऑफ यूएफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. मेरी आवाज जा रही है आप तक? Yes, sir. आ रही है. ठीक है बच्चे, मेरे प्यारे बेटे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यू इनिशियल प्लस ऑफ के ई इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस ऑफ के ई फाइनल. ऐसा भी लिख सकता हूं. Yes, तो sir. ये इसी को तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. इसी को तो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. तो अल्टीमेटली क्या मैं ये कह पा रहा हूं कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. ठीक है, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अब ये अगर समझ में आ गया तो स्टेटमेंट सुनो. ये कब कंजर्व रहती है मैकेनिकल एनर्जी? जब only conservative force acts on the body and no other force acts on the body. मतलब आप किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम है उसको आप दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बराबर तभी कह सकते हैं, तब ही कह सकते हैं जब आपके सारे फोर्सेस जीरो हो एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स. मतलब बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लगना चाहिए और वो फोर्स कौन सा होगा? कंजर्वेटिव फोर्स. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. नोट करो इसको. नहीं, पहले स्टेटमेंट लिख लो. पहले स्टेटमेंट लिख लो. राइट द स्टेटमेंट. इसमें लिख लो, इफ ओनली द कंजर्वेटिव फोर्स, if only the conservative force does work on the body, if only the conservative force does work on the body, then if only the conservative force does work on the body, then its mechanical energy remains conserved. Then its mechanical energy will remain conserved. Then its mechanical energy will remain conserved. ठीक है. और मैकेनिकल कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि टोटल इनिशियल वैल्यू विल रिमेन एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल फाइनल वैल्यू. ठीक है सर, इसको नोट करिए जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. देन आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर दिस. यस, बोलिए. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? बिल्कुल पॉसिबल है. अभी वही प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेंगे, डोंट वरी. प्रैक्टिकली मतलब उसको स्पेशल सिचुएशन में देखना पड़ेगा आपको. स्पेशल जो कंडीशन है होगी नहीं चाहिए वो आपको लेनी पड़ेगी. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम कंसीडर करना पड़ेगा या वैक्यूम चैम्बर में आपको जाना पड़ेगा टू ऑब्जर्व दिस. सर इसका मतलब ये कि हमने कोई सपोज बॉल उठाई और उसे हमने कुछ हाइट से फेंका और उसके बाद वो रिबाउंड भी नहीं करी जब नीचे गिरी. और ना ही आवाज आई, कुछ नहीं आई, मतलब जैसी ऊपर थी वैसी नीचे गई. तो ये वही चीज है ना? हाँ, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जीज और देयर इज नो अदर वर्क बीइंग डन ऑन द बॉडी. जैसे फॉर एग्जांपल इन रियल प्रैक्टिस व्हेन यू विल ड्रॉप द बॉल ना, व्हेन इन द रियल प्रैक्टिस व्हेन यू ड्रॉप अ बॉल, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में एयर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा होता है, नहीं? यस सर. है ना? तो इसीलिए बेटा जैसे ही एयर फ्रिक्शन आ गया तो एयर फ्रिक्शन के आते ही के साथ हम ये कहेंगे कि भाई एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया. एंड द मोमेंट यू गेट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
आपका जो एनर्जी का कंजर्वेशन है वो मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। सर ऐसा समझे? कि कोई ग्लास कोई हाइट से ड्रॉप किया उसके बावजूद वो नहीं टूटा। यार हाइट से किसी चीज को ड्रॉप करो वो नहीं टूटे, वो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात है, वो उसके मटेरियल में कितना स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। कोई गिलास होता है जो बहुत जल्दी टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। कुछ गिलासेस होते हैं मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है। अगर वो टूट जाएगा तो सर उसकी पोटेंशियल और उसकी पोटेंशियल चेंज रहेगी ना। भाई टूट के अगर बिखर गया तो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो मॉलिक्यूल्स के कारण जो एनर्जी है वो चेंज हो गई, है ना। तो वो कह सकते हैं कि हर टुकड़े की एनर्जी एक दूसरे से अलग हो सकती है, तो वो तो एक अलग चीज है। बट हम यहाँ पर इंटरनल मॉलिक्यूल की एनर्जीज पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कशन कर रहे हैं जो किसी भी बॉडी में होगा बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। ओके सर। वो नहीं भी टूटता और ऊपर से तुम ड्रॉप कर दो तो भी हम ये कहेंगे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है। समझ रहे हैं आप? खैर ये सबने नोट कर लिया बेटे, जल्दी से बताइएगा बेटे। ये सबने नोट कर लिया? ओके तो आगे बताता हूं अब। ये तो हो गया कंजर्वेशन, ये तो हो गया कंजर्वेशन, राइट। दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंजर्वेशन एंड आई शोड यू, आई हैव ऑलरेडी शोन यू दैट कि हाउ दिस कंजर्वेशन वर्क्स। कि अगर कोई दूसरे फोर्स नहीं है, देयर इज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, तो इन दैट केस ओनली दिस मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो ये एग्जांपल बड़ा स्टैंडर्ड एग्जांपल है 10th से लेके 11th तक, ये 9th से लेके 11th तक, ये आपको बुक्स में ये एग्जांपल दिख जाता है एंड ये सही एग्जांपल है, ये चीजों को समझा देता है। तो मैं भी इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, राइट। और ये मान लो कि ये सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है। और ये इस सरफेस या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैंने आपसे ये बोला कि दिस इज केप्ट एट अ हाइट ऑफ h, ठीक है। एंड दिस पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हेयर, ये पोजीशन a है मान लो। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल विल कम डाउन बाय सम हाइट, तो मान लो इसकी कोई पोजीशन होगी, नई पोजीशन b, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी अबाउट टू हिट द ग्राउंड, इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, जस्ट ग्राउंड पे पहुंचने वाला है, ठीक है। इस बात को मैं बच्चों के लिए लिख दिया करता हूं, वरना बच्चा कहता है कि जब पहुंच गया तब की बात कर रहा है मास्टर, ऐसा नहीं है। अबाउट टू हिट द ग्राउंड, ठीक है। जस्ट मतलब बिल्कुल एकदम पास है, एकदम पास, इतना पास कि इस पार्टिकल और ग्राउंड के बीच से एयर भी ना पास हो सके, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो सिर्फ समझने के लिए, ताकि फील आ जाए आपको। तो ये इतना पास है, क्लियर हो गई बात। तो इसकी हाइट तो ऑलमोस्ट जीरो मान लेंगे आप, बट आप अभी जब ये पास है ये, तो हाइट तो ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे बट वेलोसिटी जीरो नहीं मानेंगे, बिकॉज अभी तक ये टच नहीं हुआ है, टच होकर रुक नहीं गया है सरफेस पे, it is about to touch the surface, so it would touch the surface with some velocity, am I right or not? Yes sir. Yes, sir. चलिए वन बाय वन सारे पोजीशंस पे हम बात करेंगे। एट ए, मेरे बच्चों आपको नहीं लगता कि, हाँ बेटा सर आप ये प्लीज रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेटवर्क थोड़ा हो गया है। ठीक है, मैं फिर से बक देता हूं कि एक पार्टिकल है जिसको हमने ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट h above the surface of the earth, ये हाइट h है जहां से वी आर ड्रॉपिंग अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। और ड्रॉप है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये मैंने माना है। तो आफ्टर सम टाइम पार्टिकल विल बी एट अ न्यू पोजीशन b, है ना, वो टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो मैंने दो पोजीशंस यहाँ पे कंसीडर किए हैं, एक पोजीशन b माना है कहीं पर इन बिटवीन कहीं पर, एंड देयर इज द थर्ड पोजीशन c। ये जो थर्ड पोजीशन हमने c माना है बेटे, ये c पोजीशन हमने माना है जस्ट व्हेन द पार्टिकल इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, मतलब इट हैज नॉट टच द ग्राउंड येट, इट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, करेक्ट है। तो अबाउट टू टच द ग्राउंड है, तो हाइट को तो आप जीरो मान लेंगे, हाइट विल बी टेकन टू बी जीरो, बट वेलोसिटी विल नॉट बी जीरो, ठीक है। हाइट इसलिए जीरो बिकॉज इट इज अबाउट जस्ट टू टच द ग्राउंड, तो हाइट को जीरो मान लीजिए, बट वेलोसिटी अभी भी आपकी क्या है, तो वेलोसिटी अभी भी आपकी नॉन जीरो है, क्लियर हो गई बात। तो वेलोसिटी इज स्टिल नॉन जीरो। तो अब देखिए सर अबाउट टू हिट, ठीक भाई, सारा तामझाम ये सब हमें समझ में आ गया। तो अब देखिए ए पॉइंट पे अगर हम बात करें एट ए, तो सर ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो होगी,
हाँ कि ना? Yes, सर ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या मैं इसको mgh लिख सकता हूं? इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी सिंपली इक्वल टू mgh, मानते हो? yes sir. यस ठीक है, दोनों का सम सेम रहेगा। यहां पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज नो अदर फोर्स अदर देन mg, मतलब एयर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस वक्त की ये बात हो रही है। ठीक है, अब आते हैं सर बी पे, एट बी। तो जब पार्टिकल बी पे होगा तो इट विल हैव सम वेलोसिटी, करेक्ट है? और ये मान लो कि इस समय पे, इस टाइम पे इट हैज कम डाउन बाय सम डिस्टेंस x, तो इस पॉइंट पे जो इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, दैट कैन बी रिटन एज h minus x. Am I right or not? Tell me yes or no. Yes sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट b। ठीक है, b पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है वो तो निकालनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि आप पार्टिकल हैज वेलोसिटी एज वेल एज हाइट। तो एट दिस पॉइंट बी पार्टिकल विल हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले तो बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी निकाल लें, तो वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 0। ठीक है, इस यहां और यहां हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं मेरे बच्चों, 2 into g multiplied by x. Did you understand which of the equation I have used here? कौन सी इक्वेशन यूज हुई है? V This square. is the equation number 3, right? V square is equal to u square plus of 2as, but u तो 0 है, that is why we have written this. तो यहां पर आप देखो दोनों एनर्जीज है। काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज हाफ mv square, that is equal to half into m into 2gx. तो मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो बी पे आएगी दैट विल बी इक्वल टू कितना? तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m into g into x, राइट है बेटे? और दूसरी एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितनी लिखेंगे आप? mg into h minus of x. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? प्लीज रिस्पॉन्ड, क्योंकि Yes अब sir. हाइट h minus x है मेरे बेटे। सारे बच्चों, यस सर अलवीरा, अलवीरा कुछ हजम हो रहा है? Yes, sir. गुड। सर mgx होगा, 2 से 2 कट जाएगा। नहीं कौन सा वाला? अच्छा ये MG 2 से 2 भी कर, ओके ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम बी पॉइंट पे लिखें तो क्या लिखेंगे? mgx प्लस ऑफ दिस होल वैल्यू mgh माइनस ऑफ x वाला। तो इसको मैं साथ साथ सिंपलीफाई कर लेता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। अगर आप देखो तो mgx एंड mgx अगेन कैंसल्स आउट, तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी अगर आप देखें तो दिस इज स्टिल mgh। अब ध्यान से देखो, तो पहला वाला भी mgh आया था, बी पॉइंट पे भी सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज स्टिल mgh, So right? can you please explain the second step again? सेकेंड स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप और द सेकेंड स्टेप? So the second step. सेकेंड स्टेप इज कि हमने पहले तो वेलोसिटी फाइंड किया एट पॉइंट बी बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। वंस आई हैव गॉट द वेलोसिटी आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ इनटू मास आई हैव अज्यूम टू बी m, और So वेलोसिटी why did कितनी we निकल? write velocity square as 2gx? Because we have calculated the value of velocity as vb square is equal to 2gx. भाई ये कितना नीचे आया? इसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? how much of the distance the particle has covered in going from point A to point B? What is the distance? So x. X. So we have used this equation of motion v square is equal to u square plus of twice of A into distance, which is x. But u is 0, so this term will become equal to 0. So v square is equal to 2 multiplied by acceleration. And because it is the motion under the gravity, the acceleration will be written as g, and the distance that it has traveled is x. So 2gx is the value of v square. Yes, Am I sir. right? So while writing the kinetic energy, you will have to put the value of vb square, right? And vb square you have already calculated here, which is 2gx. So you just placed the value of vb square in this equation of kinetic energy. Yes, sir. And so सबने kinetic नोट कर energy लिया? will be 2 mgx or mgx? No, it will be mgx, because 2 and 2 will get cancelled out, right? 2 and 2 cancels out. Yes, sir. So it will simply become mgx. यहाँ तक नोट करो सारे बच्चे। वेट सर
ओके डन सर। ठीक है, सबने नोट कर लिया। तो नाउ वी गो टू द लास्ट पॉइंट, व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड। अब फिर से एक बात बताओ कि व्हेन दिस इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, अगेन इट विल बी हैविंग सम वेलोसिटी एट दिस पॉइंट सी, एंड दिस वेलोसिटी विल नॉट बी सेम एज दैट ऑफ बी, राइट? क्योंकि मोशन एक्सेलरेटेड है तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, है ना? पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी विद टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट सी? ठीक है इशिका, ध्यान से देखो बेटे, सी पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो मैं फिर से ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं, समझिएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इट हैज कवर्ड। तो मुझे एक बात बताओ, ए से सी के बीच में व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द पार्टिकल विल कवर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? H. ऑब्वियसली h, वेरी गुड। तो दिस विल बी इक्वल टू h। तो ये वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा। ठीक है, वी सी स्क्वायर बिकम्स 2gh। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2gh, राइट? 2 and 2 cancels out, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू m इंटू g इंटू h। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? 0। Obviously 0 because height has become equal to 0. कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो h लिखा गया है this is written because the particle has covered this distance, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो ये हाइट लिखी जाएगी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हाइट मेजर होगी। तो व्हेन द पार्टिकल हैज रीच्ड दिस पोजीशन इट्स हाइट बिकेम 0, राइट? तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो मैकेनिकल एनर्जी आप यहाँ पर आप लिखेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगेन यू विल बी गेटिंग मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू mgh। इज इट क्लियर? अब अगर आप देखो तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। इसका मतलब यह है कि किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी इफ देयर इज नो अदर फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा हो अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी इफ देयर इज नो अदर फोर्स अदर देन दैट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सिस्टम, ठीक है? अभी मैं उसका मतलब भी आपको साथ साथ समझाऊंगा। क्लियर है? बट इसके लिए जरूरी है कि देयर शुड नॉट बी एनी अदर फोर्स अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड इट शोज कि मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है बेटा। इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंडिविजुअली एट पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे अगर आप देखो, एट पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे देखो, तो इंडिविजुअली जो आपके मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल उसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट टोटल जो सम है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। Why are we not considering the ball hitting the ground? Because the moment I will consider the ball hitting the ground, Harshad, so there can be two possibilities. ठीक है, either the ball will come to rest or it will rebound. समझ रहे हो?
तो if it rebounds, it may lose energy due to the hitting the ground. नहीं यही बात समझ में? सब बात समझ में आई। हाँ, बट बोलो 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 बोलो। सर लेकिन अगर हम फाइनल और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जीज कंसीडर कर रहे हैं तो हम सर ये तो मतलब कंप्लीट मोशन नहीं हुआ, एक तरह से पार्शियल मोशन हुआ है। तो हम हिट No, it's not partial motion. It is about to hit because the moment it will hit, the whole scenario will change. The reason being कि अगर ये बॉडी यहाँ पर आके हिट कर जाए ना, हिट कर गई, तो there will be a normal reaction or not? Yes sir. And if the normal reaction acts, it will not be considered as the conservative force. Am I right? Yes sir, समझ गया सर, समझ गया। बस यही कहानी है। तो आपने पढ़ाई यही है कि भाई there should not be any other force other than that of conservative force. तो इसीलिए हम हिट नहीं करवा सकते. The moment it hits, there will be a normal reaction which will not be considered as a conservative force. तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी. सबने ये नोट कर लिया बेटा? सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. बिफोर आई प्रोसीड आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. अब ध्यान से देखना, अगर आप किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, मैं एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इसी सिचुएशन का, जो ये हर्षित ने किसी क्लास में पूछा भी था, याद है हर्षित? एक्चुअली में अब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. यस सर. मैं सिचुएशन फिर से आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर जब हम थे तो यहाँ पर जो हमारी पॉइंट ए पर जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी थी, ठीक है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 थी, जो हमने एग्जांपल लिया था अभी. सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर U was 0 और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी was mgh. अरे अभी जो पढ़ा है उसी की बात कर रहा हूँ मैं. यस सर, यस सर. जब हम पॉइंट बी पे पहुंचे, पॉइंट बी पे, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो शायद mgx हो गई थी, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो गई थी बच्चे? वो कितनी हो गई थी? वो गई थी mg into h minus of x, if I'm not wrong. And the point C where the particle is about to hit the surface, तो इस पॉइंट C पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है that was equal to mgh, and जो पोटेंशियल एनर्जी है that is equal to 0. बच्चों मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस के साथ रिलेशन देखो. काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विथ डिस्टेंस, इज इट लीनियर और नॉन लीनियर? लीनियर. बच्चों, सारे बच्चे, लीनियर. लीनियर. काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विद द हाइट इज लीनियर, राइट? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का अगर आप रिलेशन देखेंगे ना तो हाइट के साथ लीनियर है. अब हाइट पे डिपेंड करती है बात कि आप हाइट कहां से मेजर कर रहे हो. मान लो कि मैं हाइट यहां से मेजर कर रहा हूं, ये ग्राउंड से ना ये हाइट है और ये ओरिजिन है. मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाइट मेजर कर रहा हूं. तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आएगा इसकी हाइट बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी. है ना, इसकी हाइट क्या होगी? घटेगी. तो अगर हाइट घटेगी, तो अगर ये मैं हाइट अगर ऐसे ले रहा हूं तो ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे आया, हाइट डिक्रीज हो रही है जब पार्टिकल नीचे आ रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग टू काइनेटिक एनर्जी? increase हो अगर मैं ओरिजिन यहां पर लूं तो आप समझ रहे हैं कि ओरिजिन में कहां पर ले रहा हूं? सी पे. सी पे. तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो सर, उस पॉइंट पे आप ये कह सकते हो कि भाई जैसे जैसे हाइट हमारी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा. यही तो होगा. इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऊपर जाओ तो हाइट बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है. मानते हो भाई? Yes. यहां पर आपने ओरिजिन माना, जब हाइट, यहां पर हाइट कितनी मानोगे? 0. भाई सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए. और यहां पर हाइट की वैल्यू क्या लेंगे आप? हाइट इज इक्वल टू h लेंगे. तो जब हाइट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. जब हाइट h है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई या नहीं हो गई? प्लीज टेल मी. मैं हाइट नीचे से मेजर कर रहा हूं, तो नीचे से सोचो. नहीं आया? फिर से बकूं? बेटा आप खुद ही बताएंगे कि आपको समझ में आया नहीं. एक आध बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मैं सबसे पूछ रहा हूं. बच्चे फिर से मेरी बात सुनो. आप हाइट कहां से मेजर कर रहे हो? नीचे से. आप जब यहां पे हो तो आपकी हाइट 0 है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है. अब यहां से ऊपर चलो, तो ऊपर जाओगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी.
काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, घटते 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 जीरो हो गया। देखो अच्छे से, नीचे से ऊपर जा रहे हो, देखो अच्छे से। Yes, sir. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाइट जहां से मैं मेजर कर रहा हूं वहां के रिस्पेक्ट में बात समझ में आनी चाहिए भाई। और कैसे चेंज हो रहा है सर? लीनियरली। इसका मतलब है कि इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जब हाइट जीरो है, देखना मेरी बात, हाइट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इस एक्सिस पे मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूं, इस एक्सिस पे मैं एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं, मैकेनिकल एंड काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी में दोनों मैं साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों साथ साथ ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए ये बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का अगर आप ग्राफ देखेंगे, टिक 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 टिक, जब हाइट मैक्सिमम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। इज इट राइट? Yes. अब पोटेंशियल एनर्जी को चेक करो, जब हाइट जीरो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हाइट बढ़ी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हुई एंड बिकेम मैक्सिमम एट द हाइट h। तो जब हाइट जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और ये ग्राफ ऐसे आएगा, लीनियरली ये भी चेंज हो रहा है बट ये इंक्रीज कर रहा है। सर ये जो ब्लैक वाली लाइन है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड वाली लाइन है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम इन दोनों का सम देखें तो दैट सम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लू लाइन। ये नेट मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? देखो तो भाई, इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, बट आपकी जो नेट एनर्जी है विच इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट, है ना? देख लो ये ग्राफ अगर आपको समझ में आया हो तो। आया सर। तो नोट कर लीजिए बच्चे। सर आपने अब हर्षित जो बोलो। एनर्जी कांस्टेंट आपने कैसे लिखा है? इसलिए क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया ना बेटा कि इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। यस सर। तो अगर आप मैकेनिकल एनर्जी का हाइट के साथ वेरिएशन निकालोगे तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी तो सेम रहनी है। इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, बट मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। कहानी यह है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ताकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रह सके। और ये सारी कहानी कब होगी? व्हेन ओनली देयर इज वन फोर्स नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। सर आप लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया हो तो आप क्वेश्चन के फॉर्म में ये चीजें सिखाना शुरू करता हूं। नोट कर लेना तो मुझे बताना ताकि मैं आगे पढ़ा सकूं। Done, sir. ठीक है, सबने नोट कर लिया? मैं इरेज कर रहा हूं अब। चलो, शायद सबने नोट कर ही लिया होगा, क्योंकि कुछ लोग तो एकदम बोलते ही नहीं है, कसम खा चुके हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। अब इसके फॉर्मेट पे आप क्वेश्चंस आपको सीखना है, और ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। इस क्वेश्चंस का जो ये फॉर्मेट अभी मैं सिखा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये सिर्फ इस चैप्टर में ही यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ चीजें हैं ना जो पूरे फिजिक्स में यूज होती हैं, मतलब क्लासिकल फिजिक्स जो भी आप पढ़ रहे हो, न्यूटोनियन फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, पूरी फिजिक्स में ये चीजें यूज होती हैं, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। जैसे क्या क्या चीजें, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम जो लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, या ये जो अभी आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो 11th की भी फिजिक्स में यूज होंगी और 12th की फिजिक्स में भी यूज होना है इनका। तो इसलिए इसको अच्छे से इसलिए समझो, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, कि सिर्फ इसी में पढ़ना ये जरूरी नहीं है, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है इन द क्वेश्चंस। ठीक है, कहीं के भी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट पे बना सकते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर फ्रॉम क्लास 11 टिल क्लास 12। और जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तब तक ये चीजें आनी तो चाहिए ही। एनीवेज, अब मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं, सुनिएगा।
मैंने बोला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी इफ देयर इज नो अदर फोर्स अदर देन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब सिस्टम पे अगर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा हो and that force is conservative, then only this is possible that mechanical energy of the system will remain conserved. ठीक है भाई? अलवीरा नीट देना है? अलवीरा यस सर, नीट में अपीयर होना है तो जेई देना। अच्छा जेई देना, बहुत बढ़िया। तब तो आपको और अच्छे से समझना है और बाकी सारे बच्चे भी समझेंगे। जेई मैंने इसलिए टोका क्योंकि एंट्रेंस में इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर से ही बनेंगे, रोटेशन का क्वेश्चन बनेगा जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज हो रहा होगा या मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का यूज हो रहा होगा, तो इसलिए अच्छे से समझें इसको। वर्ड जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं इस पूरे में, वो मैं यूज कर रहा हूं सिस्टम। मैंने ये नहीं बोला इंडिविजुअल बॉडी, मैंने बोला सिस्टम। सिस्टम के अंदर एक बॉडी भी हो सकती है और सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा बॉडी भी हो सकती है। अर्थात जैसे कहते हैं ना कि मैं वन मैन आर्मी हूं, तो वो अकेला है भाई, उसके लिए जो भी चीजें वो उसके लिए कंजर्व हो रही होंगी। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसमें एक बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया और वो बॉडी नीचे जा रही है, तो वो सिंगल बॉडी है जिसपे हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट प्रीवियस एग्जांपल वाज द सिस्टम ऑफ ओनली वन बॉडी, दैट वाज द सिस्टम ऑफ ओनली वन बॉडी। अब अगर मान लो कि भाई एक बंदा नहीं है, 4-5 बंदे जो एक साथ कुछ कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या हो गया? दैट सिस्टम विल हैव 4 to 5 पीपल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो वो सिस्टम हो गया ना 4 से 5 बंदों का। इसी तरह से अगर मान लो एक बॉडी से ज्यादा बॉडीज हो हमारे पास जिस पर हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो दैट विल बिकम द सिस्टम फॉर अस। जैसे अर्थात मैं आपको एग्जांपल और साथ साथ क्वेश्चन सिखाता हुआ चलता हूं। देखो, मान लो कि मैं आपसे ये कहूं कि साहब यहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई है मस्त। अच्छा, वैसे मैंने अभी तक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मैं नहीं बता पाया हूं ना, शायद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी तक नहीं बताया ना? नो No. सर। कोई नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए ये याद रख लो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, फिर क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। ठीक है, नहीं यहां पर अभी प्रूफ नहीं करूंगा, पहले मैं सिखा दूं, उसके बाद फिर इसको भी प्रूफ करके तब क्वेश्चन खेलना शुरू करूंगा। अभी तो बस सीधी सी ये बात समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर अभी हम इसको प्रूफ करेंगे थोड़ी देर, एक आध मिनट में, वेयर एक्स इज आइदर इलोंगेशन और compression ऑफ स्प्रिंग। ये बात प्रूफ की जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। खैर मैं तो अभी जो समझाना चाह रहा हूं पहले वो समझा लूं, उसके बाद इस पे आता हूं। यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये स्प्रिंग है जिसमें ये कांस्टेंट k है, ये सब अभी मैं समझाऊंगा। मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से मूव करा दूं, ठीक है, तो ये ब्लॉक जाके स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा, मानते हो? Yes, सोचो, sir. तो ब्लॉक कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, वो स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा, तो स्प्रिंग को स्ट्राइक करते रुक तो नहीं जाएगा, वो स्प्रिंग को कुछ कंप्रेस करेगा या नहीं करेगा? विल इट कंप्रेस द स्प्रिंग और नॉट? Yes, sir. ऑफ कोर्स इट विल कंप्रेस द स्प्रिंग एज मच एज इट कैन। ठीक है, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है, और तब तक करेगा जब तक ये खुद रेस्ट में ना आ जाए। क्लियर? मतलब तब तक स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा ना जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए। इज इट करेक्ट? Yes, sir. तो अब अगर मुझे यहां पर कोई बोल दे कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है, तो मैं यहां पर इनिशियल पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो लिखूंगा वो सिर्फ ब्लॉक के लिए नहीं लिखूंगा, मैं ब्लॉक प्लस स्प्रिंग के लिए लिखूंगा। भाई मेरा सिस्टम यहां पर क्या है? मेरा जो सिस्टम है यहां पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरा जो सिस्टम है यहां पर दैट इज ब्लॉक प्लस स्प्रिंग। स्प्रिंग में कोई मास नहीं है, इट इज मासलेस। तो ब्लॉक प्लस स्प्रिंग इज माय सिस्टम। तो मैं कैसे लिखूंगा मैकेनिकल एनर्जी? ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। मैकेनिकल एनर्जी, when I will be writing the mechanical energy, तो I'll be writing the energies for all the bodies which is forming my system. पता नहीं क्या बोले सर, मतलब मैं लिखूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको समय के टाइम के साथ साथ ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बट मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फॉर ब्लॉक
प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फॉर स्प्रिंग is equal to kinetic energy final plus potential energy final for block plus kinetic energy final plus potential energy final for spring. बेसिकली होता ये है, ठीक है। इसको मैं एक बार में भी बता दूंगा, बट पहले तो आप इस बात को समझिए कि होना ये चाहिए, लिखा ऐसे जाता है। बट द पॉइंट इज कि ब्लॉक चल रहा है, दौड़ रहा है, और इसमें कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट इस पे नहीं है, क्योंकि ये इसी रेफरेंस लाइन पे चल रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और कोई फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके पास नहीं है। तो ये इस ब्लॉक में जो आप लिखेंगे वो सिंपली आप क्या लिखेंगे, हाफ mv²। ब्लॉक का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। करेक्ट है बेटा? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब स्प्रिंग पे आते हैं। स्प्रिंग रेस्ट में है या चल रही है? रेस्ट पे है। रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज जीरो। स्प्रिंग ना तो कंप्रेस है ना तो इलोंगेटेड है, यह भी अपने नेचुरल लेंथ में, नेचुरल लेंथ मतलब ना तो इसमें कंप्रेशन है ना तो इलोंगेशन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। यस क्या हो गया? क्यों सन्नाटे हो गए बाकी बच्चे? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब फाइनली क्या Yes, होगा? फाइनली ब्लॉक रेस्ट में आएगा ना, तभी तो स्प्रिंग मतलब कंप्रेस होगी स्प्रिंग, तो ब्लॉक धीरे धीरे रेस्ट में आते आते फाइनली ब्लॉक रेस्ट में आ गया, मान लीजिए बिल्कुल रेस्ट में आएगा ही फाइनली। तो अगर रेस्ट में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी कितनी होगी फाइनली? जीरो। जीरो। 0. ठीक है, तो दिस टर्म बिकम्स जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक में कोई सी है नहीं, क्योंकि ना तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ना ग्रेविटेशनल है, तो ये भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर द स्प्रिंग स्टिल जीरो, क्योंकि स्प्रिंग में मास ही नहीं है, मासलेस है ना। और फाइनल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि जब वो कंप्रेस हुआ है तो उसमें एक एनर्जी है जो उसमें डेवलप हो गई, एंड दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जो अभी मैं ड्राइव करूंगा इसके बाद। समझ में आई बात? जब स्प्रिंग एलोंगेट या कंप्रेस होती है तो उस केस में उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो इसको आप लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। इफ आई एम आई करेक्ट? यहां तक क्लैरिटी है? यस। तो ये अब फाइनली अब इसमें अगर कोई पूछ ले कि कॉम्प्रेशन कितना होगा, तो आप ये कह सकते हो कि भाई हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो जो एक्स स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू mv²/k। तो यहां से हम x की वैल्यू को लिख सकते हैं v√m/k। ये तो एक बच्चों वाली बात हो गई, वो एक अलग चीज। बट बेटा ये पूरी कहानी, अब देखो ये कहानी बस मेन यही आ रहा है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, मुझे भी पता है कि ये आएगा हाफ mv² ऑफ द ब्लॉक विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाफ के एक्स स्क्वायर ऑफ स्प्रिंग, यही होगा। ठीक है, ब्लॉक अपनी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको दे देगा? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को दे देगा, क्योंकि ब्लॉक फाइनली रेस्ट में आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो वो सारी एनर्जी जाएगी कहां? तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो कहीं तो कन्वर्ट होगी। तो वो कहां कन्वर्ट होगी? वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मैं भी ये लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, बट मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरा मेन एम, मेरा मेन गोल, मेरा मेन मोटो आपको यह समझाना था कि जब आप एनर्जी कंजर्व करते हैं तो आप इंडिविजुअल बॉडी की नहीं करते हैं, वो सिस्टम की करते हैं। अलग बात है, अब आपको आइडिया है कि भाई ये सारे टर्म जीरो होने, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। बट अगर एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल बना दिया जाए जिसमें दोनों बॉडी के पास एनर्जी होगी, तो फिर आपको ये दिमाग में बात याद रखनी पड़ेगी कि हमें सिस्टम की एनर्जी कंजर्व करना है। हमें इंडिविजुअल बॉडी की सिर्फ एनर्जी कंजर्व नहीं होती, सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होती है। नहीं आया? सर। आया है। हाँ जी, हाँ बोलो। सर कोई ये कुछ कह ब्लॉक रहा? की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली जीरो कैसे हो गई? इसलिए क्योंकि ब्लॉक, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्प्रिंग में होती है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, ब्लॉक में तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ब्लॉक ना तो कंप्रेस हो रहा है ना इलोंगेट हो रहा है, ब्लॉक को तो हम उसी के शेप में मान रहे हैं। पहली बात समझ गए? सक्षम? दूसरी बात, अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकता था ब्लॉक में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यस सर। ब्लॉक तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है ना, वाई एक्सिस के अलोंग तो नहीं चल रहा है कि उसकी हाइट चेंज होगी। तो पहले भी उसकी हाइट जीरो थी ब्लॉक की, और बाद में भी जीरो है। ये ओके।
सर सबको ये बात, हाँ बोलो। तो फिर सर ऐसे तो एक्स एक्सिस पे अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। ओके सर, ओके, समझ आ गया। सर नोट करना है। हाँ बिल्कुल कर ली, जल्दी करिए, इसीलिए मैं रुका हूँ। इसके बाद मैं स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करूँ आपके लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम करेंगे इस पे नेक्स्ट क्लास में। बट ये बातें याद रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल जाता हूँ उसको याद रखना बहुत जरूरी है कि सर एनर्जी के कंजर्वेशन में या मोमेंटम के कंजर्वेशन में हम सिस्टम का कंजर्वेशन करते हैं। इंडिविजुअल बॉडी का ना तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ना इंडिविजुअल बॉडी का हम एनर्जी कंजर्व करते हैं, कुछ नहीं करते। वो सिस्टम का कंजर्व होता है। हाँ, सिस्टम के अंदर किसी एक बॉडी का मोमेंटम 0 है तो वो 0 लिखा जाएगा, वो एक अलग बात है। बट हमेशा याद रखिए कि सिस्टम का कंजर्वेशन होता है। इफ यू हैव, हाँ भाई नोट कर लिया आप लोगों ने? वेट सर, एक सेकंड। ओके डन सर। ठीक है। नाउ लिसन टू मी एवरीवन, राइट द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। राइट द टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। टॉपिक लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। याद रखिएगा कि जो स्प्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं दैट स्प्रिंग वुड बी मासलेस फॉर अस, राइट। तो जो मैं अभी एनर्जी लिख रहा हूं वो मासलेस स्प्रिंग के लिए लिख रहा हूं, मतलब ऐसी स्प्रिंग जिसका मास 0 है। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। अब मेरी पहले तो आप बात सुनेंगे। देखिए बच्चे, अगर आप कोई स्प्रिंग कंसीडर करो, मान लो ये स्प्रिंग है, तो आपने देखा होगा कि स्प्रिंग अगर उसको आप पुल नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू स्ट्रेच इट और यू आर नॉट ट्राइंग टू कंप्रेस इट, तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि ये आराम से पड़ा रहेगा एंड दिस लेंथ विल बी कॉल्ड एज इट्स नेचुरल लेंथ। नहीं यही बात समझ में? भाई हर स्प्रिंग की अपनी एक लेंथ होती है ना, एक फिक्स्ड लेंथ होती है, ठीक है। हाँ, उसको इलोंगेट करके लेंथ आप बढ़ा सकते हो या उसको कंप्रेस करके उसकी लेंथ को आप कम कर सकते हो, बट अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो वो अपने नेचुरल लेंथ में होगा, ठीक है। ये इसकी नेचुरल लेंथ है। याद रखो स्प्रिंग हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में ही रहना चाहता है। नॉट ओनली स्प्रिंग, ये तो दुनिया के किसी भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप उस पे फोर्स लगाओगे टू चेंज इट्स शेप, तो वो फोर्स हटाने के बाद वो अपने शेप को फिर से रिगेन करने की कोशिश करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? कि whenever you exert some force on a body to change its shape, after the removal of the force body will tend to change it, regain its original shape. For example, रबर बैंड को आप पकड़ के पुल करो, खींचो, स्ट्रेच करो, छोड़ दो, तो क्या वो वापस अपने लेंथ को रीगेन नहीं कर लेता है? यस सर। सर कुछ तो बोलिए। यस सर। ठीक है, क्यों करता है? Why does it regain its shape? Who is helping that body to regain its shape? So there must be some force internally which is helpful for regaining the shape of the body. कोई तो फोर्स वो होगा ना अंदर, तभी तो वो उसको वापस ला रहा होगा उसके अपने शेप में। तो बेसिकली होता ही है बेटा कि अगर आप किसी स्प्रिंग को पकड़ के इलोंगेट करते हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट से पकड़ लो, मान लो कि इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको इलोंगेट करने की कोशिश की, सच दैट दिस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाय लेट्स से लेंथ x इसके अंदर इलोंगेशन है। x क्या हो गया इस स्प्रिंग का? इलोंगेशन। तो जैसे ही आप इसको इलोंगेट करना शुरू करोगे, स्प्रिंग को ये नहीं पसंद कि वो इलोंगेट हो, तो स्प्रिंग अपने अंदर एक फोर्स पैदा कर लेता है, फोर्स डेवलप कर लेता है, और इस फोर्स को हम स्प्रिंग का फोर्स कहते हैं, ये इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग का फोर्स है वो लिखा जाता है माइनस ऑफ के एक्स। के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है बच्चों? स्प्रिंग का कांस्टेंट। और एक्स यहाँ पर क्या चीज है? ये या तो इलोंगेशन हो सकता है या कॉम्प्रेशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ना कह के अच्छा लगता है कि अगर आप उसको इलोंगेशन वर्ड दे दें या कॉम्प्रेशन दे दें। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि ये इस बात को दिखा रहा है कि जब ये इलोंगेट हो रही है, अगर इसको आप इलोंगेट कर रहे हो स्प्रिंग को,
तो ये जो फोर्स है वो इलोंगेशन के ऑपोजिट लग रहा है, देखो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। स्प्रिंग कांस्टेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स डिवाइडेड बाय इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। और ये प्योरली मटेरियल पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, तो हर स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कि इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करा होता तो भी यही होता। अगर मान लो इसको मैंने कंप्रेस कर दिया होता बाय x, अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया बाय x, तो भी यही होता कि इसमें एक फोर्स डेवलप होता, स्प्रिंग का फोर्स, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता, एंड दैट वुड हैव बीन रिटन एज माइनस ऑफ kx। तो x यहां पर क्या है? कॉम्प्रेशन है, तो आइदर इट कैन बी द कॉम्प्रेशन और द इलोंगेशन, ठीक है। और इसके कारण देयर ऑलवेज एक्ट्स अ फोर्स which develops inside a spring whenever a spring is either made to elongate or it is made to get compressed. In both the situation, a force will develop inside the spring which will tend to bring the spring in its original length, and that force is known as restoring force. Is it clear? And that restoring force is written as minus of kx, where x can be either elongation or compression and k is the spring constant. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, sir. Sir, can you please explain it again? What you didn't understand, can you please tell me? Sir, start answer. Spring देखा है आपने इशिका? Have you seen a spring ever? Yes, sir. When you elongate that spring, when you stretch that spring by applying some force on the spring and you release, what happens to the spring? Does it remain in the extended position or it tends to regain its natural length? What happens? Have you seen ever? Sir, regains. Yes, sir. Regains, right? So if a spring is regaining its shape after the removal of your external force, if a spring regains its shape, so there must be some force which is taking the spring back to its original length. Am I right? Yes, sir. Of course, right? तो वो कौन सा फोर्स है? तो वो फोर्स है जो फोर्स स्प्रिंग के अंदर डेवलप होता है, द फोर्स which develops inside the spring automatically whenever the spring is subjected to some elongation or compression. मतलब whenever you try to elongate the spring or you try to compress the spring, so either against the elongation or the against the compression, a force develops inside the spring automatically, and that force is basically called as restoring force of the spring. और वो force होता क्या है? तो उस फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। where x is what? तो x is the elongation and k is what? K is called as spring constant. और spring constant क्या होता है? मतलब आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको ये बात समझ में ना आए तो ऐसे समझो कि जो आपके स्प्रिंग का फोर्स है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टू द इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। मतलब more you stretch the spring, more will be the restoring force developed in the spring. समझ रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है। And this spring force will always be opposite to either elongation or compression. मतलब अगर आप elongate कर रहे हो तो ये force opposite to elongation लगेगा, and if you are compressing the spring तो ये force opposite to compression लगेगा। समझ में आई Sir, बात? ये force हमेशा That negative होता है. निगेटिव लगने का मतलब यह है कि दिस एक्ट्स इन द ऑपोजिट वे टू द इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। ये निगेटिव का ये मतलब नहीं है कि ये लेफ्ट की तरफ लगेगा। इट निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलोंगेशन है तो इलोंगेशन के ऑपोजिट लगेगा और कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन के ऑपोजिट लगेगा। नहीं समझिए आप? Okay, sir. दैट इज वाई देयर इज अ माइनस साइन। इस माइनस का ये मतलब नहीं है कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, ना ना ना। देखो यहां पर मैंने फोर्स को दिखाया है, स्प्रिंग फोर्स को मैंने दिखाया कि राइट की डायरेक्शन में लगा, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. और यहां पर आप अगर देखें तो इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर यू आर इलोंगेटिंग द स्प्रिंग और यहां पर यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
सक्षम, कमिंग टू योर क्वेश्चन, यस देयर इज ऑलवेज अ लिमिट, और वो लिमिट लेकिन अभी आपको इस चैप्टर्स में नहीं समझ में आएगा. दैट लिमिट विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं. मतलब हर बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो एक मैक्सिमम चेंज तक ही अपने आप को रिगेन कर पाता है. अगर आपने बहुत ज्यादा चेंज उसमें प्रोड्यूस कर दिया है तो इट इज नेवर एबल टू रिगेन इट शेप. ठीक है, तो वो अभी जो हम ये जो भी चीजें हम कंसीडर करेंगे ना, उसमें हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि हमने इतना फोर्स नहीं लगाया है कि वो स्प्रिंग अपने शेप को रिगेन ना कर सके. ठीक है, ओके सर. ओके सर. और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है? के और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. के क्या चीज होता है? के इज स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, राइट? ठीक है. और आप जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हो, वो इलास्टिसिटी आपको स्ट्रेंथ बताती है, विच इज स्ट्रेस टू स्ट्रेन. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कैसे डिफाइन करते हो? यू डिफाइन इट एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ठीक है, स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? हाँ भाई. डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. वहां पर सिर्फ F by X तो यूज नहीं हो रहा है ना, समझ रहे हैं आप? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगे तब स्ट्रेस मिलता है ना. और यहां पर जो आप वहां पर आप एरिया लेते हैं तो एरिया ऑफ द स्प्रिंग वहां पर चाहिए होगा आपको, ये. ठीक है, और यहां पर आप ये x क्या चीज है? आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन है. तो k का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ऑल्दो बोथ आर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट ये k अलग चीज है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग चीज है. इसको सॉलिड नहीं करना चाहिए सर, उस हिसाब से तो स्प्रिंग को एक क्या तरह करना चाहिए? सॉलिड नहीं सॉलिड नहीं कंसीडर करना चाहिए. क्यों? सॉलिड क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्या रीजन है? सर ये वरना मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट इसमें लगता ना. अरे भाई साहब, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट लगेगा, बट अभी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बिल्कुल लगेगा, बट अभी आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डायरेक्टली नहीं लगा सकते ना. जब भी कोई भी मटेरियल है तो एवरी मटेरियल हैज इट्स इलास्टिक लिमिट एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. बट मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर इलास्टिसिटी पढ़ाई गई है आपको? नो सर. तो हाउ कैन यू अप्लाई दैट राइट नाउ? वो समय के साथ आपको पता चलेगा. वो नेक्स्ट मतलब जब आप सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, देन देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इसीलिए आपको यहाँ पर ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया गया है, समझ रहे हैं आप? वरना अगर आप मान लो कि आप कोई स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हो तो स्ट्रिंग में भी तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी भाई. इट इज नॉट ओनली नेसेसरी कि आपके सिर्फ स्प्रिंग में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो. रोप के अंदर नहीं होगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सोचो. यस सर. बट उसको तो कंसीडर नहीं किया आपने. ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है. ठीक है सर. ठीक है, ओके, आज इतना ही. नेक्स्ट